जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। जी, तो कल जो टॉपिक चल रहा था, एक बार उस टॉपिक के बारे में बताइए, कहाँ तक हम पहुँच गए थे। एक टॉपिक वाच्य वाला हमने कंप्लीट कर लिया था परसों की क्लास में, तो कल नया टॉपिक आपको कराया गया। जी, चलो, तो संज्ञा के भेद टॉपिक हमारा चल रहा था, और संज्ञा के कुल जो भेद होते हैं हमारे, संज्ञा के भेद वो होते हैं 5, और इन 5 भेदों में हम 2 भेद अपने जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये दोनों भेद हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज बारी है भाववाचक संज्ञा की, और इसके बाद में समूहवाचक संज्ञा, और फिफ्थ है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। फिफ्थ क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसके अंतर्गत अगर कोई भी डाउट जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये अपने डाउट ले सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का जो हम प्रयोग करते हैं, तो तीसरा जो भेद है हमारा वो भाववाचक संज्ञा का है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे करेंगे जी हम? ये अस्पर्शी होती हैं, ये अस्पर्शी होती है। दूसरा, भाववाचक संज्ञा अनुभवजन्य होती है, अस्पर्शी होती है। अनुभव, ये स्पर्शी होती है। अनुभवजन्य, अनुभवजन्य होती है। अनुभवजन्य होती है। इनमें प्रत्यय लगा होता है, इनमें प्रत्यय लगा होता है। कुछ बिना प्रत्यय के, कुछ बिना प्रत्यय के, कुछ बिना प्रत्यय के, कुछ बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी, कुछ बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी होती है। कुछ बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी होती है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में प्रत्यय लगाकर
विशेषण क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। तो ये क्या कहलाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा। क्लियर, वेरी गुड। तो यहाँ पर जैसे ये स्पर्शी होती है तो इसका मतलब क्या है, जैसे बचपन शब्द है हम इसको छू नहीं सकते, बुढ़ापा है इन सब का हम महसूस करेंगे, मिठास है ये सब क्या है अनुभवजन्य है, लिखावट है, लिखावट तो ये सब क्या है इनको केवल हम अनुभव कर सकते हैं, ये स्पर्शी होती है। इसके साथ साथ जैसे हमने जवानी शब्द ले लिया, ठीक है, सुंदरता शब्द ले लिया, सुंदरता, ठीक है जी, ऐसे ही अच्छाई और बुराई, इनको केवल आप फील करोगे, महसूस करोगे, इनको छू नहीं सकते। अच्छाई, बुराई, सुंदरता, जवानी ये सब क्या भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही इनमें क्या लगा है प्रत्यय लगा होता है। जैसे श्रेष्ठ में हम यहाँ पे प्रयोग करें, श्रेष्ठ में हमने ता लगाया, श्रेष्ठता भाववाचक संज्ञा बना लिया। ऐसे ही उत्तमता, ऐसे ही क्या है उत्तमता, ये भी भाववाचक संज्ञा, श्रेष्ठता उत्तमता, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया जहरीलापन, जहरीलापन, ये सब क्या है इनमें प्रत्यय लगे होते हैं, कुछ बिना प्रत्यय के भी होती है। तो जो बिना प्रत्यय के होती है कौन कौन सी होती है, जैसे उमंग है, उल्लास, प्रेम, क्रोध। प्रेम क्रोध क्या है भाववाचक संज्ञा, कुछ बिना प्रत्यय के भी होती है। अब ये क्या है जी संज्ञा सर्वनाम से बनती है। अब संज्ञा सर्वनाम से कैसे बनाओगे जी आप इनको, जैसे यहाँ आपने यहाँ पे ले लेते बच्चा संज्ञा शब्द है, इसमें पन लगाया तो बचपन संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा जो कि जातिवाचक संज्ञा बच्चा, ऐसे ही सर्वनाम से बनती है। सर्वनाम में क्या लगाया जी आपने अपना ले लिया, इसमें भी अपना, इसमें पन लगाया तो ये क्या हो गया अपना। ऐसे ही प्यारे दोस्तों आपने विशेषण ले लिया सुंदर या मधुर, तो विशेषण में ता लगाया तो शब्द क्या बनाया आपने सुंदर। ऐसे ही आपने क्रिया ले ली, लिख में आवट लगा के यहाँ शब्द क्या बन जाएगा आपका लिख, लिख में आवट लगाया तो शब्द बन गया आपका यहाँ लिखावट। क्लियर, ऐसे पी में अक्कड़ लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा पियक्कड़। तो ये सब क्या है भाववाचक संज्ञाएं। अब इसके अलावा यहाँ पर आपने दूसरा शब्द क्या ले लिया जी जवानी, जवान संज्ञा शब्द है, जवानी है। यहाँ क्या शब्द ले लिया आपने मम में ता लगाया ममता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ममता। सुंदर में यहाँ पे आपने अच्छा ले लिया, अच्छा, तो इससे क्या बना लिया आपने अच्छाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से ये बनती है। ये किससे बनते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से बनती है।
तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है यहाँ पे एक ही शब्द बने, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्पर्शी है, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, लिखावट, इनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जवानी, सुंदरता, अच्छाई, बुराई, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, लिखावट, इन सब का केवल अनुभव है, फीलिंग महसूस कर सकते हैं। इनमें प्रत्यय लगा होता है, जैसे श्रेष्ठ में यहाँ पे क्या लगाया हमने, ता प्रत्यय, यहाँ भी ता प्रत्यय, यहाँ पन प्रत्यय है। कुछ बिना प्रत्यय के उमंग, उल्लास, प्रेम, क्रोध। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में प्रत्यय लगा के बनती है। अब संज्ञा शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है आपका ये वाला, ये आपका संज्ञा शब्द है। ये बच्चा क्या है आपका संज्ञा। यहाँ पर ये अपना क्या है, अपना, और ये ममता क्या था आपका, ये सर्वनाम से बनने वाली, और ये सुंदर और अच्छा क्या था आपका, विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, और ये लिखावट क्या थी, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सेंटेंस दे के पूछेगा वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है। तो इसमें बताना है कि ये किस संज्ञा से संबंधित वाक्य है, कौन सा शब्द यहाँ पे किस संज्ञा से लिया गया है। दूसरा, ताजमहल की सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता फीकी, ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ गई है, ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ गई है। तीसरा, मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया, मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। और हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है। गलत गलत दिशा में गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये
गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना। बचपन बड़ा सुहावना। बचपन बड़ा सुहावना होता है। बचपन बड़ा सुहावना होता है। जवानी में जवानी में जवानी में अनेक भूल जवानी में अनेक भूल हो जाती है। जवानी में अनेक भूल हो जाती है। बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़। बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है। तो ये क्या कहलाएगी आप? जी, अब इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा पहचानना है। कौन कौन सी है जी भाववाचक संज्ञा? लिखावट, सुंदरता, गंदगी, तनाव, जुर्माना, सुहावना, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो मेरी लिखावट बहुत अच्छी नहीं है। अब मान के चलो किसी में दो या दो से अधिक संज्ञा शब्द है और वो वहां पे देगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो आपको तो यहाँ ताजमहल दिखाई दे रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा महल जातिवाचक होता है और उसमें से एक ताजमहल व्यक्तिवाचक। तो आप इस सेंटेंस को व्यक्तिवाचक का नहीं बताओगे, क्योंकि इसमें क्रिया जो आई है वो भाववाचक संज्ञा के अनुसार आई है। ताजमहल तो पुल्लिंग शब्द है। फीकी पड़ गई क्या? सुंदरता। जागरूक किसके प्रति? क्या? गंदगी के। अच्छी क्या नहीं है? लिखावट। मेरी अच्छी नहीं है, लिखावट। हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है तो ये क्या है? चल क्या रहा है? तनाव। तो यानी कि क्रिया का लिंग वचन, क्रिया की प्रधानता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के अनुसार। तो इसीलिए सेंटेंस में जिस संज्ञा की, अब इसमें मोदी भी संज्ञा है, लोग भी संज्ञा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन गंदगी भाववाचक संज्ञा। तो ये मोदी क्या है? अपने आप में व्यक्तिवाचक, बहुत सारों में से एक। लोग क्या? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन पूरा सेंटेंस किसका है? भाववाचक का। क्यों है? मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया, तो यहाँ जागरूक करना किसके प्रति? गंदगी के प्रति। तो सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक संज्ञा हो, तो जिस संज्ञा की प्रधानता हो, जिस संज्ञा की प्रबलता हो, जिस संज्ञा के अनुसार क्रिया का लिंग वचन पुरुष आया हो, वो सेंटेंस उसी संज्ञा से संबंधित होता है। ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है प्यारे दोस्तों? हमारे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के हैं। तो सारे सेंटेंस किसके हैं? तीसरा जो भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। क्या है? तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसकी। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हैं तो प्लीज सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। इसके बाद दूसरा क्या है कि हमारा दूसरा है और समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है जी? समूहवाचक संज्ञा
जो संज्ञा शब्द तो होने एक ही स्थान पर एक ही स्थान जगह पर एक ही स्थान जगह पर इकट्ठा होने का बोध कराए। दूसरा, जो शब्द समूह समुदाय जो शब्द समूह समुदाय का ज्ञान जो शब्द समूह समुदाय का ज्ञान कराते हैं जो शब्द समूह समुदाय का ज्ञान कराते हैं वो क्या कहलाए? समूहवाची संज्ञा। जैसे जो शब्द समूह समुदाय का ज्ञान कराते हैं वो क्या कहलाए? समूहवाची संज्ञा। जैसे संगठन, सभा, समिति, सेना, कक्षा, भीड़, झुंड, जुर्मुट, सभा, संगठन, जुर्मुट, कबीला, काफिला, जत्था, बाजार, पुलिस, फौज, कुंज, गिरोह, गुंचम, ये सब क्या कहलाए? समूहवाची संज्ञा। तो जो संज्ञा इकट्ठा होने का, समूह का, समुदाय का ज्ञान कराए। अब आप ये कहोगे सर जी समुदाय का ज्ञान तो जातिवाचक संज्ञा भी कराते हैं, इसलिए समूहवाची संज्ञा किसके अंदर आती है? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। नोट करके क्या लिखेंगे? जब विकल्प में समूहवाची संज्ञा ना हो ये सभी संज्ञा में समूहवाची संज्ञा ना हो तो ये सभी संज्ञा जातिवाचक होती है। जातिवाचक होती है। जब विकल्प में समूहवाची संज्ञा ना हो तो ये सभी संज्ञा जातिवाचक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाए? आपके समूहवाची संज्ञा कहलाए। अब इसमें से आपसे ये पूछा जाएगा रिक्त स्थान दे। कैसे पूछेगा? जैसे ऊँटों का जा रहा है। तो ऊँटों का क्या जा रहा है? आपको ये ऑप्शंस हैं आपके पास, ये जो व्हाइट में लिखे हैं, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दूसरा, गाड़ियों का
जांच होता है। इसके बाद में पशु में पाए जाते हैं। वनस्पति का झुरमुट होता है। चाबी का तीर्थ यात्री को चला गया। भवन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की किरणों प्रकाश की किरण पाई जाती है। चलो जी, इस तरीके से देगा जी। वेरी गुड। देखो सबको आंसर देना होता है, जब आपसे पूछा जाए तो आंसर सबको देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, ऊँटों का क्या जाएगा, काफिला। ऊँटों का काफिला जा रहा है, गाड़ियों का काफिला जा रहा है। क्लियर। यहाँ पशु झुंड में पाए जाते हैं, वनस्पतियों का झुरमुट होता है। चाबी का कुंछा, तीर्थयात्रियों का जत्था। तीर्थयात्री का क्या होगा, जत्था। भवन के लिए कुंज और प्रकाश की किरणों के लिए कुंज का प्रयोग। तो यानी कि ऊंट का प्रयोग हम वाहन के लिए करते हैं, तो जब ऊंट एक साथ, बहुत सारे ऊंट जब चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ऊंटों का काफिला जा रहा है। यानी कि ऊंट का प्रयोग हम वाहन के लिए करते हैं, तो जब ऊंट एक साथ, बहुत सारे ऊंट जब चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ऊंटों का काफिला जा रहा है। यानी कि ऊंटों के समूह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, काफिले का प्रयोग। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। गाड़ियों का काफिला जा रहा है, बहुत सारी गाड़ी है, ठीक है, तो जब एक साथ जाती है तो उस गाड़ियों का काफिला कहते हैं। पशु, बहुत सारे पशु एक साथ स्थान पर इकट्ठे होते हैं, जैसे जंगल में, वन में, तो उनके लिए हम झुंड शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती है, उनके लिए झुरमुट शब्द का प्रयोग होता है। चाबी और अंगूर का गुंछा होता है। तीर्थयात्रियों के लिए जत्थे का प्रयोग करते हैं, तीर्थयात्रियों का जत्था चला गया। तो तीर्थयात्री अगर आदमियों का जाएगा तो उसको भीड़ कहेंगे। भाई आदमियों, बहुत सारे आदमी एक साथ कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम भीड़ का प्रयोग करेंगे। आदमियों की भीड़, बाजार में आदमियों की भीड़ लग गई, रास्ते में आदमियों की भीड़ ने जाम लगा दिया। लेकिन तीर्थ यात्रा पे अगर कोई जा रहा है तो उनके बहुत सारे व्यक्तियों के समूह के लिए हम जत्था शब्द का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे भवन एक साथ है तो उसको क्या बोलते हैं, कुंज बोलते हैं। तो मान के चलो किसी के 2 मकान 3 मकान एक साथ है तो उसको क्या बोलेंगे, कुंज बोलेंगे। प्रकाश की जो किरणें होती है, खासतौर पे जो खिड़कियों के रास्ते आपके घर में आती है, तो आपको देखा कि बहुत सारी किरणें एक साथ आती हैं। तो प्रकाश की किरण के लिए हम पुंज का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की किरण पुंज में पाई जाती है। इसमें पाई जाएगी, पुंज में पाई जाएगी। संघ, जैसे भारत जो है 29 राज्यों का संघ है, संगठन में अनेक व्यक्ति होंगे, एक नहीं है। सभा एक व्यक्ति नहीं बुला सकता, 10-12 व्यक्ति होंगे। समिति, कमेटी को बोलते हैं।
ठीक है, सेना, कक्षा, भीड़, झुंड, झुरमुट, कबीला, काफिला। तो ये क्या है, कबीला हम उसको कहते हैं जो अस्थायी रूप से जो व्यक्ति रहते हैं, मान के 10 दिन यहाँ रहे आपके गांव के पास में, फिर 10 दिन 15 दिन कहीं और चले गए, या 1-2 महीना आपके गांव के पास रहे फिर दूसरे गांव में चले गए, वो कहलाता है कबीला। जत्था किसके लिए, तीर्थ यात्री। बाजार अनेक दुकानों का समूह हो गया। पुलिस है अनेक व्यक्तियों का समूह जो कानून का पालन करके देश की को सुरक्षा प्रदान करता है। फौज अनेक व्यक्तियों का समूह जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करता है। कुंज क्या है जी, भवनों का समूह है। पुंज क्या, प्रकाश की किरणों का समूह है। गिरोह किसको कह रहे हैं, डाकुओं के समूह को कह रहे हैं। गुंछा क्या, चाबी और अंगूरों का गुंछा। तो ये क्या है, ये हमारी समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है हमारा, पांचवा है हमारा ये वाला, ठीक है। और ये क्या है जी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। पांचवा कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है जी, यहाँ हमें जिसे मापा व तोला जा सके, जिसे मापा व तोला जा सके। दूसरा, जिसे मापा व तोला जा सके। जो ठोस व तरल पदार्थ के रूप में हो, जो ठोस व तरल पदार्थ के रूप में हो, जो धातु या धातु या धातु के, जो धातु या धातु के रूप में हो, जो धातु या धातु के रूप में हो, और जो धातु या धातु के रूप में हो, जो ढेर के रूप में हो, जो ढेर के रूप में, जो ढेर के रूप में पाई जाए। पांचवा, जो अगणनीय हो, जिसको गिना ना जाए, जिसको गिना न जाए, अर्थात जिसकी गणना न हो। जिसे मापा व तोला जाए, इसको मापते हैं, तेल को मापते हैं तोलते हैं। डीजल है, मापते तोलते हैं। घी को मापते तोलते हैं, ठीक है। चावल है, गेहूं है, इन सबको क्या किया जाता है, चावल गेहूं को तोला जाता है। जो ठोस तरल पदार्थ के रूप में हो, ठोस पत्थर है, लोहा है। तरल पदार्थ चाय है, पानी है। जो धातु या धातु के रूप में हो, धातु सोना और चांदी है धातु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जो ढेर के रूप में पाई जाए, बालू, मिट्टी, रेत। बालू मिट्टी, बालू मिट्टी रेत। जिनको गिना जाए, जिनको गिना जाए, जिनको गिना ना जाए, जीरा, चावल, चीनी, आटा,
सब्जी, फल, ये सब क्या है, इनको गिना ना जाए। अब इनको तोला भी जा रहा है, ये जीरा चावल को आप तोल के लेते हो, चीनी आटा सब्जी फल को आप तोल के लेते हो, तो जिनको तोला जाता है वो क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का ही दूसरा नाम होता है पदार्थवाचक संज्ञा। इसी को क्या बोलेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा। ये सब क्या है, ये पदार्थ है। अब मान के चलो कोई आपसे पूछने लगे कोयला बताओ क्या है, तो कोयला ठोस होता है, इसलिए कोयला क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसे मापा हुआ तोला जाए, तो जिसे मापा हुआ तोला जाए तेल, डीजल, घी, चावल और भी बहुत सारी चीज है जिसको भी आप तोल सकते हैं। तोलोगे किस में, किलो में, क्विंटल में, टन में, ग्राम में। मापोगे किस में, मिलीलीटर में, लीटर में। ठीक है, जो ठोस व तरल पदार्थ के रूप में हो, पत्थर है, लोहा है, चाय है, पानी है। जो धातु या धातु के रूप में हो, सोना है, चांदी है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो धातु या धातु होती है। जो ढेर के रूप में पाई जाए, बालू है, मिट्टी है, रेत है, जिसको जिसको गणना ना हो, जिसको गिना ना जाए। ठीक है, तो जीरा है, जीरे को जब भी लोगे आप तोल के लोगे, काउंटिंग नहीं कर सकते। चावल को जब भी लोगे आप तोल के लोगे, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान है। चीनी को तोल के लोगे, आटे को तोल के लोगे, सब्जी फल को आप तोल के लोगे, तो इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन यही जो संज्ञा है प्यारे दोस्तों, सारी की सारी क्या है आपकी, जातिवाचक संज्ञा भी है। जब विकल्प में या जहां यही लिख लेते हैं, इसी से समझ जाओगे आप। जब विकल्प, विकल्प मतलब ऑप्शंस में, जब विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा ना हो, जब विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा ना हो, जब विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा ना हो, तो ये सभी संज्ञा, ये सभी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, ये सभी संज्ञा, जब विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा ना हो तो ये सभी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ना हो तो ये सभी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। कैसे कहलाएगी, अब देखो ध्यान से। यहाँ हमने तेल शब्द ले लिया, अब इस तेल के अंदर सारे तेल आ गए। अब सरसों का तेल व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है, सूरजमुखी का तेल व्यक्तिवाचक हो गया, डीजल है, ठीक है, तो ये अपने आप में व्यक्तिवाचक है। क्यों, क्योंकि तेल में से एक ले लिया आप। ठीक है, घी है, जातिवाचक हो गया, इसमें गाय का घी, भैंस का घी, डालडा घी, वनस्पति घी, व्यक्तिवाचक हो गया। चावल है, जातिवाचक, अब उसमें से चावल में से एक ले लिया हमने, बासमती चावल ले लिया, तो वो व्यक्तिवाचक है। गेहूं है, तो बहुत सारे गेहूं आते हैं, एक एमपी का आता है, अलग अलग प्रजाति है। तो जब अनाज में से हम लेंगे तो ये दोनों व्यक्तिवाचक बन जाएंगे, चावल और गेहूं। अनाज में से एक आ गया ना, तो अनाज। हेलो, ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या लिया,
बालू है, मिट्टी है, रेत है, ये ढेर के रूप में पाई जाती है। ठीक है, बालू मिट्टी रेत को किस रूप में, ढेर के रूप में। अब यहाँ पे जो चीनी है, आटा है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हम गिन नहीं सकते हैं इनको। ठीक है, ये तो इनको तोलेंगे। ठीक है, इसी वजह से क्या कहलाए, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन सभी संज्ञाओं में से आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जब ऑप्शन में द्रव्यवाचक है तब तक ये सारे द्रव्यवाचक ही रहेंगे, लेकिन जब ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं है तो ये किसका काम करेंगे, जातिवाचक संज्ञा का काम करेंगे। ये था आपका संज्ञा वाला टॉपिक, और जो कल की क्लास होगी उसमें पढ़ोगे आप सर्वनाम वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, सर्वनाम। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये संज्ञा हो गया और ये क्या कहलाया आपका, सर्वनाम। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि होगा ही नहीं है, मिनट बची है। अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जी जी जी, जिसका भी कोई डाउट्स है, बहुत सारे बच्चे जब क्लास चलती है तो उसके दौरान जो कमेंट करते हैं, तो कई बार जो है आप लोगों का ध्यान दाएं बाएं चला जाता है। अब आप अपने डाउट्स क्लियर करें। जी जी, अब आप डाउट, किसी को किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट्स है तो आप ले सकते हैं। जी जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, तो हिंदी साहित्य की भी क्लास ले लेंगे जी आपकी। ठीक है, हिंदी साहित्य की भी क्लास आपकी ले लेंगे, अभी करवा देंगे। थैंक यू थैंक यू। आप तैयारी करो, ध्यान रखना है प्लीज़। सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने बहुत सारी साहित्य की क्लास दी है। कुछ मैराथन क्लास है साहित्य की, उसको करो। और आज शाम को जो है मैं पूरा काव्य शास्त्र एक ही क्लास में कंप्लीट कर रहा हूँ। 2 से ढाई घंटे की आज शाम को क्लास होगी, जिसके अंदर में अलंकार, रस, छंद, शब्द शक्ति और काव्य के गुण, इनसे संबंधित तमाम क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज शाम को आपको करा रहा हूँ हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर शाम को 9 बजे। तो काव्य, जैसे मैंने शब्दावली की एक क्लास ली, उसके अंदर मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उस शब्दावली के सारे टॉपिक मैंने ले लिए। ऐसे ही आज मैं काव्य शास्त्र का ले रहा हूँ, उसके बाद में फिर साहित्य की क्लास ले लूंगा। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज भी हमें चीज़ों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, टॉपिक वाइज भी चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आप टेंशन ना ले, जिनका पेपर नज़दीक है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिए, जो पढ़े हुए रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आप हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पे, जो मैराथन क्लासें पहले हो चुकी है, जो मैं अभी ले रहा हूँ, उन क्लास को आप जरूर अटेंड करें। मैराथन क्लास का मतलब होता है जिसमें हम पर्टिकुलर 3 से 4 घंटे के अंतर्गत हिंदी के एक सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, उनसे बनने वाले हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को उसमें शामिल करते हैं। जी गुरुजी, हमारे भैया ने होमगार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन उनके नाम के आगे टाइटल में दिवाकर 10th और आधार में दिवाकर, सिर्फ आप दोनों दिवाकर देखिए जो लिखे हैं, प्लीज डीवी पीएचटी में दिक्कत तो नहीं होगी। ध्यान रखना है, जो 10th क्लास में जो भी स्पेलिंग लिखी है आप उसी स्पेलिंग के साथ में अपना फॉर्म भरो। बाकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो सकता है। आधार कार्ड में आपका नाम क्या है आपसे कोई नहीं पूछेगा। आधार कार्ड आपसे केवल इसलिए माना जाता है, आपसे मांगा जाता है क्योंकि उसमें आधार जो संख्या होती है उससे आपकी पहचान होती है। आधार कार्ड आपका पहचान पत्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। ना सुप्रीम कोर्ट मानता उसको, ठीक है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट मानती। आधार कार्ड आपसे किस लिए मांगा जाता है, क्योंकि आप कहीं भी हो, कहीं पर ही रहते हैं, आपको ट्रेस किया जा सकता है उस आधार संख्या के आधार पे। आपने कितने फार्म भरे उस आधार संख्या के आधार पे आपको ट्रेस करेंगे। तो आधार कार्ड में आपका नाम, फादर का नेम अलग भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी गलत हो सकती है, लेकिन उस आधार के आधार पर प्यारे दोस्तों आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी में 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें ही आपका फादर नेम, मदर नेम और प्यारे दोस्तों आपका और डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीज जो मानी जाएगी केवल 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होगी। आधार कार्ड में चीजें अपडेट कराना बहुत आसान है। ठीक है, आप आधार सेंटर पे जाइए और वहां पे इसके जो है 10th की क्लास के अंदर जो भी आपका मदर नेम, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप चेंज करा सकते हैं।
लेकिन 10th में चेंज कराना बड़ा मुश्किल है, ये आपको ध्यान रखना है। चेंज हो जाता है लेकिन उसके लिए थोड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, थोड़ा आपका पैसा भी खर्च होगा, लेकिन कोशिश ये करो कि 10th के अनुसार ही बाकी डॉक्यूमेंट्स में आप अपना नाम, फादर नेम आगे चलने दो। तो सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, वो है हमारा सरनाम वाला टॉपिक।